और शुरुआत करते हैं मरुधरा की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। चूरू का राजगढ़ सहमा हुआ है। गैंग वॉर से राजगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। ढाणी मौजी में 2 गुटों में गैंग वॉर की खबर है। ताबड़तोड़ गोलियां चली। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। दोनों ही गुट के, दोनों ही गैंग्स के 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही गैंग्स के बीच में जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। पुरानी दुश्मनी आज खूनी गैंग वॉर में बदली है। दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तड़ातड़ गोलियां चली हैं, जिससे राजगढ़ सहम गया। देर से मौके पर पहुंचे कानून के रखवालों पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को लाशें उठाने से रोक दिया है, इनकार कर दिया है। हमीरवाल पुलिस का ग्रामीणों ने घेराव कर लिया। हमीरवाल पुलिस थाने को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। मृतक के भाई ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि पुलिस की शह मिल रही है और इसलिए अपराध पनप रहा है। महज 9 किलोमीटर दूर ये गांव है पुलिस थाने से, यानी पुलिस थाना और वहां से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव जहां पर आज गैंग वॉर हुई है। और इस 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 1.5 घंटे का वक्त लग गया। तो कई गंभीर सवाल ये गैंग वॉर खड़े कर रहा है। अगर पुरानी रंजिश है और ये नामचीन गैंग्स हैं इलाके के, तो आखिर इन पर निगाहबानी क्यों नहीं थी? आखिर इन पर नजरें क्यों नहीं थी? काफी पुरानी रंजिश चली आ रही है। ऐसे में कभी भी हालात गैंग वॉर में बदल सकते हैं। ये समझना पुलिस टीम के लिए इतना मुश्किल क्यों था, ये भी एक गंभीर सवाल है। और साथ ही सवाल ये भी है कि कहां है कानून के रखवालों के मुखबिर, जो समय रहते उन्हें सूचना भी नहीं दे पाए। ढाणी मौजी है, प्रदीप को मारने के लिए आए थे और वहां गोलियां चलाई उन्होंने, जो मारने वाले थे। वे लोग 6 बताते हैं। इनमें 3 लोगों की तो ग्रामीणों की हो गई और 2 आए थे उनकी हो गई, और 2 के गोली लगी हुई है, उनको भर्ती कराया राजगढ़ सादुलपुर घायल। पुलिस ने यह भी बोला है कि गोलियां चली, मरा कोई नहीं। और चूरू से सहयोगी मनोज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खराब से खराब रास्ता भी हो तो 1.5 घंटे नहीं लगते 9 किलोमीटर तय करने में। मनोज, बिल्कुल, जो ग्रामीणों का आरोप है, जो परिजन है, मृतक का जो भाई है परमानंद, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो काफी गंभीर आरोप है। उनके द्वारा साफ शब्दों में ये कहा गया है कि पुलिस की सह पे और यहाँ अपराध है वो पनप रहा है। महज 9 किलोमीटर जो पुलिस थाना है वहाँ से पुलिस को सूचना देने के बाद लगभग 1.5 घंटे को वहाँ आने में लगे, और इसका खामियाजा जो पुलिस और उसके अधिकारी हैं उनको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। पुलिस का यहाँ घेराव है वो ग्रामीणों के द्वारा और परिजनों के द्वारा किया हुआ है। और तो क्या पुलिस को अभी भी घेर कर रखा गया है? मनोज, बिल्कुल, जो पुलिस अधिकारी हैं उनको अभी भी जो मृतक है उनके शव है वो नहीं सौंपे गए हैं। उनकी जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर ग्रामीण है वो अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जो आरोपी है, सबसे पहले जो आरोपी है उन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, और इसके अलावा जो मृतक जो ग्रामीण जो मृतक है उनको परिवार को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो हमीरवाल पुलिस थाना है जिसपे आरोप लग रहे हैं लापरवाही के, सूचना देने के बाद भी वहां नहीं पहुंचने के, तो एक बात स्पष्ट करें, ये जो जिन लोगों की मौत हुई है ये किसी न किसी गैंग से ही ताल्लुक रखते थे और ये मांग गांव वाले कर रहे हैं, या फिर ये वो लोग थे जो फायरिंग की चपेट में आ गए? जी बिल्कुल, जो लोग फायरिंग की चपेट में है, इसके अंदर मैं बात करना चाहूंगा कि जो 3 मृतकों की शिनाख्त हुई है उसके अंदर एक प्रदीप जैतपुरा है जो कि जैतपुरा गैंग का एक सदस्य है, और इसके अलावा जो 2 अन्य ग्रामीण हैं, एक निहाल सिंह और ईश्वर लाई है जिसकी मौत हुई है। ये गांव के ग्रामीण हैं जिनकी फायरिंग के अंदर मौत हुई है। इसके अलावा एक अन्य जो व्यक्ति जो बाइक पर आए थे बदमाश में से, उनके एक साथी की मौत हुई है। और ग्रामीणों ने ये कहा है कि जो उसके साथियों ने उसको गोली मारी थी जो कि बाइक पर आए थे। इसके अलावा जो निहाल सिंह और ईश्वर सिंह लाई है जो कि ग्रामीण है, जिनको अपन कह सकते हैं कि निर्दोष ग्रामीण है, उनके जो परिजन है उनके अंदर भी काफी जिसको आक्रोश है। मैं रोक रहा हूं मनोज, आपको आगे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमीरवास के SHO सुभाष जी फोन लाइन पर हैं। सर, इस घटना के बारे में तो जानकारी मिल गई होगी, अब ग्रामीण आक्रोशित हैं पुलिस की कार्यशैली पर।
देखिए, मैं अभी हरियाणा साइड आया हुआ हूँ, मुलजिमों के पीछे, मौके पे नहीं हूँ मैं। तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं वो कुछ तो जानकारी दे रहे होंगे आपको? जी, जो आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, वो कुछ तो जानकारी आपको दे रहे होंगे घटना की? घटना की जानकारी तो ये है कि ढाणी मौजी में जो फायरिंग हुई थी, प्रदीप स्वामी जो थाने का एसएस है, उस पे फायरिंग हुई थी, तो प्रदीप स्वामी और 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। और उसके बाद नहीं तो सर, आपकी जानकारी में ये बात है कि ये गैंग वॉर है? हेलो, हाँ सर, सुभाष जी, क्या आपकी जानकारी में ये बात है कि ये एक दरअसल गैंग वॉर है? कि गैंगवार घटना हुई है जी, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये भी गैंग से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ जी, और मैं अपनी मुलजिमों के पीछे आया हुआ हूँ। सर, मैं 2-3 बातें जरूर आपसे, मैं समझ रहा हूं आप जिस काम के लिए निकले हैं वो भी जरूरी है क्योंकि वो भी कानून व्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन 2-3 बातें जो हम समझना चाहते हैं। एक तो ये कि क्या 9 किलोमीटर दूर गांव में फायरिंग होने के 1.5 घंटे बाद पुलिस को पहुंचना चाहिए था? दूसरा कि अगर गैंग वॉर है और गैंग से जुड़ा मसला है तो फिर मुखबिर तंत्र कहां पर एक्टिव है? गांव वालों ने मुझे टेलीफोन किया कि हमारे गांव में 2 निर्दोष व्यक्तियों की, एक जिसको मारने के लिए आए थे उसकी हत्या हो गई है, और पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे हमारा। चलिए सर, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इलाके के पूर्व सांसद राम सिंह कसवा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राम सिंह जी, क्या हो रहा है इलाके में? साहब, बहुत बुरी घटना घटी है, 2 निर्दोष लोगों की हत्या होगी, और ये काफी दिनों से यहाँ इलाके में चर्चा के विषय बना हुआ था कि ये घटना घट सकती है। और पुलिस, सबसे बुरी बात क्या है कि गांव वालों का पुलिस ने टेलीफोन नहीं उठाया। हाँ। और फिर मुझे टेलीफोन किया, मैंने एडिशनल एसपी फौजदार साहब को फोन किया, तब जाके पुलिस हरकत में आई, मौके पर गई वहां पर। हाँ, लेकिन राम सिंह जी, आपके लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है, इसलिए क्योंकि अब ग्रामीणों ने पुलिस को घेर रखा है। साहब, वो गांव क्या करे, मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई, पुलिस के लोगों ने, पुलिस थाने ने टेलीफोन नहीं उठाया गांव वालों का। हाँ, लेकिन देखिए 2-3 गंभीर सवाल है राम सिंह जी। एक तो सवाल यही है कि आखिर अगर ये गैंग वॉर है और अपराधी तत्व वहां पर थे और उनके बीच में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, तो उन पर कानून व्यवस्था की निगाहें क्यों नहीं थी? सर, एक नई बात और है, जिसकी हत्या करने के लिए आए थे वो 307 में वांटेड था, थाना मीरवास का। उसने चुनाव लड़ा, उसको पुलिस फोर्स मिली हुई थी सिक्योरिटी के लिए। नहीं तो क्या राम सिंह जी, क्या आपके इलाके में पुलिस का मुखबिर तंत्र है ही नहीं? ये तो साहब इसका जवाब तो पुलिस दे पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ है। तो राम सिंह जी, अब आप क्या मौके पर जा रहे हैं? सर, मौके पर जाऊंगा, मैं गांव वालों के निरंतर संपर्क में हूँ, और वहाँ वास्ते में बहुत भारी आक्रोश है लोगों के अंदर, और हम उनसे बात करके संपर्क में उनके। अच्छा राम सिंह जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, देखिए वहां पर जो लोग मारे गए हैं उनमें से 4 में से 2 तो वो लोग हैं जो कि फायरिंग की चपेट में आकर मारे गए, निर्दोष लोग, और 2 ऐसे हैं जिनका एक आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की जो मांग है सरकारी नौकरी की, वो निर्दोष लोगों के लिए होनी चाहिए, ना कि अपराधियों के लिए। निर्दोष लोगों की होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में है, और हमको सुझाव ये देंगे, हत्या हुई है साहब, इसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए, बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज बर्बाद हो गए परिवार को, कौन संभालेगा उनको? तो अब जब ग्रामीणों के साथ आप अभी भी संपर्क में हैं, तो वो आपको बता क्या रहे हैं? क्या उन्होंने आपको बताया कि हमने पुलिस को घेर लिया है और हम उन्हें फिलहाल नहीं छोड़ेंगे, जबकि आपका काम यह है कि आप उन्हें समझाएं कि नहीं, पुलिस को छोड़िए, इस तरह से घेरना ठीक बात नहीं है? पुलिस आ गई है, पुलिस कार्रवाई करेंगे, न्याय करेंगे, हम भी आपकी मदद करेंगे, और हम इस प्रयास में कैसे गांव में शांति नहीं रहेगी। अच्छा राम सिंह जी, आखिर चूरू की कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन आपकी तरफ से देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? सर, हमने काफी आंदोलन किए इस मामले में। मतलब चूरू जिले में विशेष रूप से मेरी राजगढ़ तहसील, मेरी गृह तहसील है, काफी गलत काम हुए, काफी अन्याय हुए हैं, कानून व्यवस्था नामी कोई चीज नहीं है। आप अंदाज लगा लो, 4 लोगों को मारा गया, पुलिस संभालती नहीं है, पुलिस को ध्यान था इस बात का कि ये इसको खतरा है, घटना घट सकती है। ठीक है राम सिंह जी, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात
रखने के लिए। और साथ ही मनोज, आपका भी शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। मरुधरा में किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। किसानों के समर्थन में दौसा में आज महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों के साथ खड़े होने का दावा दोहराया है। वहीं आरएलपी भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। प्रदेश भर में तमाम जिलों में आज आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ये दो तस्वीरें हैं, एक महापंचायत की और दूसरी ट्रैक्टर रैली की, आपके टीवी स्क्रीन पर। कल देश भर में किसान चक्का जाम करने वाले हैं। इससे पहले आज दौसा में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें कांग्रेस ने एक बार फिर अपना यह दावा दोहराया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। भाइयों के साथ जनता के साथ में राजनीति करने हम बताना चाहते हैं, हम इस संकट को सहन नहीं करेंगे। चक्का जाम से पहले किसान महापंचायत। जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा किया और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एकजुट से खड़े रहेंगे। आप इस चर्चा के इस अवसर को व्यर्थ मत कीजिए, प्लीज अपनी सीट पर वापस जाइए, चर्चा चलने दीजिए, आप भी उसमें भाग लीजिए। नहीं चाहते आपकी सदन अभी चलाया जाए। 2 महीने से ज्यादा हो चुके किसान आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है। राहुल गांधी किसानों को लेकर केंद्र पर हमलावर रहे हैं, तो सीएम अशोक गहलोत भी किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। किसानों को जो 2 महीने से अधिक समय से जिस रूप में ठंड के अंदर बैठना पड़ा, धरना देने पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। अब जिम्मेदारी संभाली है कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने। दौसा में महापंचायत कर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को कृषि कानून के मसले पर घेरा, तो किसानों को भरोसा दिया कि हर हाल में पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। दौसा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए पायलट बोले कि 11वें दौर की बात में भी क्यों नहीं निकला हल। शांति से, प्रेम से अपनी बात को रखा। केंद्र सरकार ने 11 बार न्योता दिया, लेकिन क्या मजबूरियां है केंद्र सरकार की? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? पायलट बोले कि कानून से छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। सरकार ने छोटे किसानों के हाथ बांधने वाले कानून बनाए हैं और विरोध करने पर सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरबपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। किसानों को पाबंद कर दिया, बैरिकेड खड़े कर दिए, कीले काट दिए। आपने दिल्ली के बॉर्डर पर जिस प्रकार का प्रबंध किया है, ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद पर भी नहीं होता। दिल्ली की सरहद पर पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया, शौचालय हटा दिए। इस प्रकार का बर्ताव किसान के साथ अगर कोई करेगा तो पूरे देश का किसान अपने साथी के साथ खड़ा हो जाएगा। दौसा महापंचायत में किसानों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के शिकार हुए युवा किसान के घर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची थी और उनके परिवार को ढांढस बंधाया था। तो राहुल गांधी दिल्ली से केरल तक
किसानों के मुद्दे को उठाते रहेगी। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको आरएलपी की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर जयपुर से लेकर कोटा तक और बाड़मेर से लेकर बीकानेर तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टरों पर पार्टी के झंडे और तिरंगे लगाए कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन से जुड़े नारे लगाए, किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें देखिए आप, अजमेर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, बीकानेर, प्रदेश के तमाम जिलों में आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, ट्रैक्टर परेड निकाली और केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध दर्ज कराया और ये मैसेज किसानों को देने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महामारी की मार से जूझ रही अर्थव्यवस्था के बीच आ रहे प्रदेश के बजट की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाने वाली है, इसका जवाब सामने आ जाएगा 17 फरवरी को। बजट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास विभाग है और वही बजट पेश करने वाले हैं। बजट को लेकर तैयारियां जारी हैं। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और संकेत मिल रहे हैं कि 17 फरवरी को प्रदेश का बजट आ सकता है। और बजट के लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं। आंकड़ों बजट की संवाद पर संवाद भी हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स से राय शुमारी की जा रही है, एक्सपर्ट्स से उनकी राय जानी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे हैं, उनके सुझाव को गंभीरता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर टैक्स एडवाइजरी कमेटी, महिला उद्यमियों, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज और खिलाड़ियों से संवाद कर उनके सुझाव लिए हैं। मांग की है आप हाउसिंग फॉर ऑल के रूप में इस वर्ष को घोषणा कीजिए ताकि सबको अपना आवास मिले, सस्ते आवास हो और सरकार को कर के रूप में स्टील, सीमेंट, माइनिंग के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति हो। हमने अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र की तरह आप केवल 2 महीने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दीजिए ताकि जो आवासहीन परिवार हैं उनको राहत प्राप्त होगी। जो ब्लड रिलेशन और साझेदारी और पार्टनरशिप में स्टाम्प ड्यूटी एक बार जो लग जाती है और भविष्य में जब भी ब्लड रिलेशन में भाई अलग होते हैं, साझेदार अलग होते हैं, तो उनसे दोबारा स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि एक बार जिन उद्योगों जिन पे स्टाम्प ड्यूटी लग गई उन आइटम को दोबारा नहीं देनी चाहिए। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि इस बार का जो बजट है वो विकास को गति देने वाला बजट होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य का आने वाला बजट विकास को गति देने वाला एक संतुलित बजट हो। कोविड-19 ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजस्व पर बुरा असर डाला है। इससे तेजी से उबरने की इच्छा शक्ति के साथ हम सभी के सुझावों के आधार पर ऐसा समावेशी बजट लाने की कोशिश करेंगे जिससे राज्य में उद्योगों, निवेश को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो, समाज के हर वर्ग की उन्नति हो। और जयपुर से सहयोगी प्रेम मीणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम, 17 फरवरी को बजट आ सकता है और उससे पहले आज सुझाव, क्या हाइलाइट्स रहे?
जी बिल्कुल, 17 फरवरी को राज्य का बजट आने वाला है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पूर्व संवाद स्थापित किया है। राज्य स्तरीय करदात्री परामर्श समिति की अहम मीटिंग्स हुई है, जिसमें व्यापारिक संगठनों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। इस मीटिंग्स में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को सुझाव दिए है। इन प्रतिनिधियों का कहना है कि कोरोना काल के कारण औद्योगिक सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए राज्य सरकार उद्योगों को राहत प्रदान करे। इसके अलावा कर परामर्शदात्री समिति की मीटिंग्स के बाद शाम 4 बजे युवाओं, महिला, प्रोफेशनल एवं प्रतिभाशाली छात्रों प्रतिनिधियों के साथ भी अहम मीटिंग्स हुई और उनके सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इन सुझावों के आधार पर राज्य का जो बजट है वो समावेशी होगा और राज्य के विकास को गति देने वाला बजट सरकार पेश करेगी। बजट पूर्व तो प्रमुख तौर पर किस तरह के सुझाव आए हैं प्रेम? मीटिंग्स लेंगे जी। प्रमुख तौर पर किस तरह के सुझाव आए हैं? देखिए स्वप्निल, औद्योगिक संगठनों का ये कहना था कि कोरोना की वजह से उनका जो औद्योगिक विकास है वो ठप पड़ गया है, इसलिए राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज या रियायत की घोषणा करे। इन संगठनों के प्रतिनिधियों का ये भी कहना था कि अतिरिक्त कर राज्य सरकार बजट में न पेश करे, ताकि इसका असर औद्योगिक विकास की जो गति है उस पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। एक प्रतिनिधियों का यही कहना था कि राज्य सरकार विशेष पैकेज दे और किसी प्रकार का नया कर उद्योगों पर न लगाए, क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तो रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, नौकरियां सृजित होंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की।